नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन, अमेठी से सोनिया के सचिव मैदान में। भाजपा से नाराज क्षत्रियों का कांग्रेस को समर्थन, भाजपा के खिलाफ वोट करने का निर्णय। और वडोदरा कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ की शिकायत, आदर्श आचार संहिता के तहत कार्यवाही की मांग। उत्तर प्रदेश में काफी इंतजार करवाने के बाद आखिरकार रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना दूसरा नामांकन दर्ज कर दिया है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में पूजा की। इसके बाद काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। नामांकन के वक्त उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के नेता किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से नॉमिनेशन कर दिया है। कांग्रेस ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली से राहुल और अमेठी से किशोरी लाल के नाम का ऐलान किया। किशोरी सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। एयरपोर्ट से सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जबकि प्रियंका और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी गए। यहां किशोरी लाल के साथ प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। अब मौका आ गया है, ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस पार्टी की ओर से केएल शर्मा ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपना नामांकन दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सोनिया गांधी के सचिव और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आज शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर शर्मा के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद रहे। इससे पहले अन्य नेताओं और परिवार के सदस्यों के साथ अमेठी पहुंचने के तुरंत बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी गौरीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची और शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। नामांकन से पहले शर्मा ने प्रियंका गांधी के साथ भव्य रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों ने जुड़ते हुए कांग्रेस की जीत का विश्वास व्यक्त किया। रोड शो में प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन शुक्रवार को सुबह अमेठी सीट से शर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। किशोरी लाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मैं हमेशा गांधी परिवार का सेवक रहा हूं और एक सेवक को गांधी परिवार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभाऊंगा। गुजरात के विजापुर में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए क्षत्रिय समाज ने सम्मेलन का आयोजन किया। विजापुर के कर्णावती पार्टी प्लॉट में विजापुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश पटेल और महसाणा लोकसभा के प्रत्याशी रामजी ठाकुर को समर्थन देने के लिए विजापुर विधानसभा इलाके के क्षत्रिय समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत के कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश के चलते क्षत्रिय समाज द्वारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया गया, जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत के कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताते हुए कांग्रेस पार्टी की जीत का भरोसा जताया। समग्र गुजरातमांथी प्रजा અને મતદારોનો કોંગ્રેસ તરફીનો જોગ જોવા મળે છે। કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે। 400 કે પાર 5 લાખથી ઉપરની વાતો કરવાવાળા 15 દિવસથી ખોવાઈ ગયા છે। રાતના ઉજાગરા ચાલુ થઈ ગયા છે। કઈ જગ્યાએ કેવા ઓપરેશનો કરવા, સત્તા, પૈસા, બીજી બધી વસ્તુઓની રેલમછેલ કરવા માટેના પ્લાનિંગમાં પડ્યા છે। બીજી ભાષામાં કહું તો ગાંગા થયા છે અને શું કરવાના છે તમામ અંદાજ સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટી ચૂંટણી લડી રહી છે। વિજાપુરના અમારા ઉમેદવાર દિનેશભાઈ અને મહેસાણા લોકસભાના ઉમેદવાર રામજીભાઈ બંનેનો આજે અહીંયા કાર્યક્રમ વિજાપુર ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે। કાર્યકરોની મીટિંગ છે, મતદારોની મીટિંગ છે, એમને મળીને વાતચીત કરીશું અને સમગ્ર ગુજરાતમાં 2 આમ આદમી પાર્ટી અને 24 કોંગ્રેસ
પાર્ટીના ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને ચારે બાજુ પ્રજાનો ઉમળકા સાથે કોંગ્રેસને સમર્થન મળી રહ્યું છે. મુદ્દાઓ કોંગ્રેસ મુદ્દાઓ લઈને જ ચાલે છે. દેશના મુદ્દાઓ હોય, ખેડૂતોના હોય, બેરોજગારના હોય, મહિલાઓના હોય, નાના વેપારીઓને જીએસટી થી માંડી અને બધા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરીએ છીએ અને અમે આવીશું તો શું કરીશું એની ચર્ચા કરીએ છીએ. અને ત્યાં માત્ર શહેજાદા, હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જે 15-20 વર્ષથી કેસેટ છે એ કેસેટ સિવાય ભાજપ પાસે બીજી કોઈ કેસેટ નથી. ધર્મનું સામાજિક ધ્રુવીકરણ કરી અને જે રમતો રમે છે જ રમતો ભાજપ रमी रही. लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के बीच वडोदरा कांग्रेस ने कलेक्टर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है. लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात भी वोट करने वाला है. 7 मई को होने वाली वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इसी बीच गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने जिला चुनाव अधिकारी को आवेदन पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा होने के आरोप लगाए हैं. गई काले वडोदरा जिला चूंटणी अधिकारी श्री ने रजूआत करी थी लिखित में अने भारतीय जनता पार्टी जे उम्मीदवार है ये संदर्भ में अमे लिखित में रजूआत आपी थी. आज अमने एमने कीधुं हतुं के तमने 12 वाग्या सुधी एनो जवाब मळशे, परंतु अत्यारे लगभग 1 वाग्यो परंतु जवाब नहीं मळ्यो. अमे राह जोईने बैठा छे. अमारो प्रश्न ये हतो कि भारतीय जनता पार्टी जे उम्मीदवार है एमने आदर्श आचार संहितानो भंग थयो होय एवुं लागी रह्युं छे. कारण के एमने जे एमना प्रचार प्रसार में एटले के बेनर में, होर्डिंग में, एमना सोशल मीडिया में જ્યારે બધી જગ્યાએ એમને આગળ પોતે ડૉક્ટર છે એવું લખાયું છે. એ એમની જે અમે જ્યારે એમનું એફિડેવિટ જોયું તો એફિડેવિટમાં એમને ડૉક્ટર લખેલું નથી, પરંતુ એમનો જે અભ્યાસ છે એ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ થયા છે. તો જે દેશની વડી અદાલત છે સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે કે એમાં ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ એ પોતાની આગળ ડૉક્ટર લખાવી શકે નહીં. એમાં જે કહેવાય કે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ કેન નોટ યુઝ ધ પ્રીફિક્સ ડૉક્ટર, અને આ જે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન IMA છે એની વેબસાઇટ પર પણ લખેલું છે અને સુપ્રીમ કોર્ટનો આ ચુકાદો છે. તો અમે રજૂઆત એવી કરી કે કારણ કે હમણાં જ સરકારી કર્મચારીઓનું વોટિંગ થયું અને અમારા ચૂંટણી એજન્ટ જે છે કલ્પેશભાઈ પટેલ એમને પણ જ્યારે બેલેટ જોયું તો ખ્યાલ આવ્યો કે એમાં ડૉક્ટર લખેલું છે આગળ. તો જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટનો ગાઈડલાઇન છે કે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ એ ડૉક્ટર લખી શકે નહીં અને એમની PhD હજી પૂરી થઈ નથી, તો એ ડૉક્ટર શું કામ લખાઈ રહ્યા છે? ઈવીએમના મશીન પર એટલે કે ઈવીએમનું જે બેલેટ યુનિટ છે એની પર અને બેલેટ પેપર પર ડૉક્ટર લખેલું શું કામ છે? તો આ સુપ્રીમ કોર્ટના જે જજમેન્ટ છે એનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. અને એના મુજબ એમાં કાયદાકીય જે જોગવાઈ છે કે એની અંદર પિનલ કોડ IPCની અલગ અલગ ધારાઓ હેઠળ કાનૂની દંડની જોગવાઈ છે. કારણ કે એમને ચુકાદા મુજબ ચુકાદાનું વાયોલેશન કર્યું હોય એવું લાગે છે. અને ખાસ કરીને વડોદરાની પ્રજા, જ્યારે તમે વિચાર કરો કે ભાઈ આ પ્રજાને પણ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હોય, કારણ કે તમને જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમ મુજબ તમે ડૉક્ટર લખાઈ શકતા નથી તો તમે અને તમારા પોતાના એફિડેવિટમાં પણ ભાજપના ઉમેદવારે ડૉક્ટર લખેલું નથી, તો પ્રજાને શું કામ ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે? પ્રજાને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે વોટ આપવા માટે. એટલા માટે એમના તમે હોર્ડિંગો જુઓ, એમનો બેનર જુઓ. અચ્છા, દેશના પ્રધાનમંત્રીનો જે લેટર છે એમાં પણ એમને ડૉક્ટર લખેલું છે, એટલે પ્રધાનમંત્રીને પણ એમને સાચું ના કીધું હોય કદાચ એવું લાગે છે. તો આ જે એમને કૃત્ય કર્યું છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટનું વાયોલેશન છે. અને એમાં અમારી માંગણી છે કે આમાં જે પણ કાયદાકીય કેસ થતા હોય, કારણ કે અત્યારે જ્યારે આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે તો જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી જે છે કલેક્ટરશ્રી એ જ સર્વે સર્વા કહેવાય. તો એમને આમાં વડોદરાના પોલીસ કમિશનરને નિર્દેશ આપીને આમાં કાયદાકીય પણ જે પોલીસ કેસ થતા હોય, IPCની જે કલમો લાગતી હોય, કારણ કે એમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને એમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટનું વાયોલેશન છે. તો ખાસ કરીને અને પ્રજાના તમે જ્યારે સેવક બનવા નીકળ્યા હોય તો તમારે તો સાચું બોલવું જોઈએ. આજે સોગંદનામામાં તમે એવું લખ્યું છે કે એમાં ડૉક્ટર નથી લખ્યું, પરંતુ બીજે બધે તમે પ્રચાર પ્રસાર કરો છો એમાં ડૉક્ટર લખો છો, એટલે પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે, પ્રજાને પોતાની બાજુ આકર્ષણ વોટ લેવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. આ તદ્દન ખોટું છે. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका के करचिया रोड पर बरोड़ा डेयरी के वाहन चालक दूध की चोरी करते होने का मामला उजागर हुआ है. गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में बरोड़ा डेयरी में दूध भरवाने वाले ग्रामजनों को दूध के कम फैट और आर्थिक नुकसान से परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने दूध ले जाने वाले टेम्पो चालक पर वॉच रखी और ये टेम्पो चालक सावली तालुका के करचिया रोड पर बरोड़ा डेयरी के दूध की चोरी कर उसमें पानी की मिलावट करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया है. करचिया के ग्रामजनों ने डेयरी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से दूध चोरी का बड़ा घोटाला उजागर किया है.
इस मामले ग्रामजनों ने डेयरी के अधिकारियों पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। घटना के चलते बरोड़ा डेयरी के विजिलेंस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस मामले ग्रामजनों ने ठोस कार्यवाही की मांग की है। ઘણા સમયથી અમારી મંડળીની અંદરથી લગભગ બહુ ઘણા સમયથી દૂધ ચોરી થતું હતું અને અમે કરચિયા અને પસવા મંડળીમાંથી ઘણા સમયથી અમે લગભગ ડેરીમાં દૂધ ભરીએ છીએ અને ઘણા ટાઈમથી ચોરી થતી હતી। દર વખતે અમારે મંડળીમાં હિસાબમાં બહુ ભૂલ આવતી હતી। 15-17 હજાર રૂપિયા અમારે જોડવાના આવતા હતા અને એની મૂળ સુધી ગયા અમે તો આજે પસવા ગામે મંડળીની આજુબાજુ ચોરી કરતા 2 ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર પકડાયા। જે રૂટના માલિક હતા એમને અમે રંગે હાથ પકડ્યા છે અને ડેરીમાંથી સુપરવાઇઝરોને અમને બોલાયા જાણ કરીને। તો એ લોકો મીડિયા સમક્ષ કોઈ વસ્તુ બોલવા તૈયાર નથી ને અહીંથી ભાગી ગયા છે અને એ લોકોની અંદર મિલીભગત છે। ઘણી વખત અમે ડેરીમાં પણ જાણ કરેલી છે કે ભાઈ અમારા ગામની મંડળીમાંથી દૂધ ચોરી થાય છે અને ગટર લાઈનનું ગંદુ પાણી અંદર ઉમેરે છે। ઘણા લોકો 10-10 વખત રજૂઆત કરવા છતાંય કોઈ ડેરીવાળાએ એક્શન લીધી નથી અને એ લોકોની મિલીભગત છે સુપરવાઇઝરોની એ લોકોની બધાની। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ, 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा लोकसभा चुनाव में कई मुद्दों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची भी निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद यहाँ सड़क, पानी, गटर, आवारा पशु, स्वच्छता, अच्छी सड़कें जैसी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उस पर आवाज उठाने के लिए वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट अतुल गामेची भी चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। पिछले 35 सालों से वडोदरा के मुद्दे उठाते रहे अतुल गामेची निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों के बीच जाकर लहरीपुरा, मांडवी, न्याय मंदिर, नवापुरा इलाके में पत्रिका वितरण कर चुनाव प्रचार कर सिलेंडर को वोट करने की अपील की। वडोदरा 20 લોકસભામાં અપક્ષની ઉમેદવારી કરી છે। અમારું નિશાન છે ગેસનો સિલિન્ડર ક્રમાંક નંબર 8। આજે વડોદરા શહેરના લહેરીપુરા, મંગળ બજાર તમામ વિસ્તારોમાં પત્રિકા વિતરણ અમે કરી રહ્યા છે। લોકો સુધી મેસેજ આપી રહ્યા છે કે અમારો નિશાન સિલિન્ડર છે ક્રમાંક નંબર 8 છે। સાથે છેલ્લા 35 વર્ષ સુધી જે કામ કર્યા છે એ કામો પણ અમે જણાવી રહ્યા છે। જે કામો કર્યા છે હજુ પણ અમે કામો કરતા રહીશું। સિસ્ટમમાં જવા માગે છે, સિસ્ટમમાં જેને સારી રીતે કામ થાય તેના માટે ઉમેદવારી કરી છે। વધુમાં વધુ મત મળે તેવા અમારા પ્રયાસ છે। વડોદરા લોકસભાના તમામ મતદારોને વિનંતી છે કે વધુમાં વધુ મતદાન ગેસના સિલિન્ડર ક્રમાંક 8 પર કરે। સાથે
જે રીતના મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘું શિક્ષણ થઈ રહ્યું છે એની સામે પણ અમે લડત આપી છે, આપતા રહીશું। વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી, મચ્છર નગરી, વડોદરા શહેર ખડોદરા બની ગયું છે। માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ ટકોર કરી ગયા છે, અમદાવાદ આગળ, સુરત આગળ, વડોદરા પાછળ કેમ, CR પાટીલ સાહેબ ટકોર કરી ગયા। આ તમામ વાતો સાંભળીને અમારા મગજમાં પણ વાત है કે વડોદરા શહેરના વિકાસ માટે આપણે સિસ્ટમમાં જવું પડશે અને સિસ્ટમમાં જવા માટે આજે અમે જે ઉમેદવારી કરી છે, ઉમેદવારી કર્યા બાદ આજે અમે પ્રચાર અર્થે આવ્યા છે। સાથે વડોદરા શહેરના લારી ગલ્લા પથારા તેમજ જે આવાસ યોજનાઓ છે, સાથે અન્ય જે પણ મુસીબતો છે, રોડની હોય, પાણીની હોય, ડ્રેનેજની, તમામ માટે લડતા રહીશું। 5 मई से गुजरात में तापमान का पारा ऊंचा जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आने वाले अगले 7 दिन तक तो ड्राई मौसम रहेगा, लेकिन जो तापमान का रिकॉर्ड हुआ है कल सुरेंद्र नगर में मैक्सिमम अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड था और आने वाले अगले 3 दिन तक नो लार्ज चेंज में जाएगा। लेकिन उसके अगले तो 3 दिन से बाद वाला आगे वाला जो दिन है उसमें तापमान बढ़ने का संभावना है। उसमें टेम्परेचर जो है अहमदाबाद की टेम्परेचर स्पेशली 41 से बढ़ के 43 तक जाने का संभावना है और सारे गुजरात राज्यों में 7 तारीख को इलेक्शन है, उस दिन भी मतलब तापमान अधिक ज़्यादा रहने का संभावना है। हीट वेव का जो हमारा अभी 3 दिन के बाद ही होएगा, मतलब डे 3 से डे 5 तक हीट वेव का हम अनाउंस किए हैं वो गुजरात रीजन के लिए। एंड जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के लिए सौराष्ट्र का जो साउथ गुजरात रीजन की कोस्टल एरियाज है उसमें भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की हम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर और कृष्णानगर में सभा कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। वर्धमान, दुर्गापुर में 39 मिनट की स्पीच में मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि संदेश खाली में दलित बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था और यहाँ की सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मैं, मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे। लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के तोलेबाजों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।
टीएमसीर तोलाबाजी चोलते देबोना एटा मोदीर गारंटी हर लूट की हर घोटाले की जांच होगी, जरूर होगी। साथियों, बंगाल साक्षी है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को विभाजन किया था। पड़ोसी देशों में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में बीजापुर में विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन ही बचे हैं। इसी बीच मेहसाणा जिले के बीजापुर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में मेहसाणा लोकसभा के प्रत्याशी हरि पटेल और बीजापुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर CJ चावड़ा के जन समर्थन में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी लीड से जिताने का सभी से आह्वान किया। गुजरातनी अंदर हमણાં અહીંયાથી કહેતા હતા કે આપણે 3,32,000 કરોડનું બજેટ મૂક્યું છે, અને આ જ ગુજરાતનું બજેટ 2000ની સાલ સુધી લગભગ હશે
15,000 18,000 કરોડનું બજેટ હશે અને આજે આપણે મજબૂતાઈથી આગળ વધી રહ્યા. કોવિડ પછી પણ આખા દેશમાં નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં ગુજરાત નંબર 1 ઉપર છે. ગુજરાત નંબર 1 ઉપર છે. જ્યારે જ્યારે એક ભારતીય જનતા પાર્ટી જ એક એવી પાર્ટી છે કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં રાષ્ટ્ર પ્રથમ સાથે ચાલતી જો કોઈ પાર્ટી હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. એટલે આપણે સૌ સાથે મળી અને આપણા બંને ઉમેદવાર, લોકસભાના ઉમેદવાર શ્રી હરિભાઈ અને વિધાનસભાના ઉમેદવાર શ્રી જે ચાવડાજીને ખૂબ મોટા લીડથી તમે જીતાડીને અહીંયા ગુજરાત અને એકને દિલ્હી મોકલશો. વિજાપુર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીના ઉમેદવાર તરીકે હું ડોક્ટર સીજે ચાવડાના સમર્થનમાં અને મતની અપીલ કરવા માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે વિજાપુર ખાતે આવ્યા હતા. એમને જનરલ સભા કરી અને સભામાં ગુજરાતના વિકાસની વાતો કરી, ગુજરાતના બજેટની વાત કરી, ગુજરાતના લોકોની પ્રગતિની વાત કરી અને આ દેશને સર્વોચ્ચ બનાવનાર, આ દેશનું સુકાન સંભાળનાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વાત કરી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રાજ્યમાં, નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જિલ્લામાં એક એક વ્યક્તિના દિલમાં મોદી મેજિકની વાત લઈને બેઠો છે ત્યારે અને 7મી તારીખની રાહ જોઈને બેઠો છે કે ક્યારે 7મી તારીખ આવે અને મોદી સાહેબે કરેલા કાર્યો 370 કલમ દૂર કરી, સમાન સિવિલ કોડ, રામ મંદિરનું નિર્માણ અને પાવાગઢના મહાકાળી માતાના મંદિરે ધ્વજા ફરકાવી એનું ઋણ ચૂકવવાની તારીખ 7મી મે નક્કી થઈ છે. ત્યારે પ્રજા 7મી તારીખની રાહ જોઈને બેઠી છે ને મોદી સાહેબને ઋણ ચૂકવવાની છે. એના બદલામાં મને અને હરિભાઈને જે મત મળવાના છે એ જંગી લીડથી અમે જીતવાના છીએ અને વિજાપુર તાલુકાની જનતા એક પોલિટિકલ લેબોરેટરી છે. મહેસાણા જિલ્લો પોલિટિકલ લેબોરેટરી અને પાછી વિજાપુર તાલુકો એની લેબોરેટરી એ પૃથ્થકરણ કરીને 1 लाख કરતા વધારે લીડ આપીને હરિભાઈને જીતાડશે. भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुजरात के दाहोद में भाजपा का चुनाव प्रचार किया. गुजरात के दाहोद के छापरी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने दाहोद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह भाभोर के लिए चुनाव प्रचार किया. यहाँ जेपी नड्डा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की योजना का बखान किया गया. जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भी उपस्थिति रही. इस मौके पर जेपी नड्डा ने दाहोद की जनता समक्ष अब की बार 400 पार का नारा दोहराया. कार्यक्रम में दाहोद जिला भाजपा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर समेत के भाजपा नेता उपस्थित रहे. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે સૂત્ર આપ્યું છે, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ, એ દિશામાં આપણી સરકાર કામગીરી કરી છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે યુવા, મહિલા, ગરીબ અને કિસાન માટે જે કામો કર્યા છે અને સાથે સાથે આપણા શિક્ષણમાં આપણા યુવાનો માટે જે આત્મનિર્ભર યુવાનો બને એના માટે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસી પણ દાખલ કરી. અને મને કહેતા આનંદ એ થાય છે કે આપણા દાહોદ જિલ્લો છે એમાં પણ 9 જેટલા આપણા યુવાનો આજે ઇનોવેશન કરી રહ્યા છે. એમને પણ રાજ્ય સરકારે બજેટ આપ્યું છે. એટલે આજનો જે યુવાન છે એ રોજગારી મેળવવા માટે અભ્યાસ કરતો નથી, પણ રોજગારી આપવા માટે એ પોતાનું ઇનોવેશન, પોતાનું સંશોધન રજૂ કરે છે. અને સાથે સાથે અમારા જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબ જે છેલ્લા 10 વર્ષથી 40,000 કરોડ જેટલી માતબર રકમ અમારા દાહોદ લોકસભામાં વિકાસના રૂપમાં એ ઉતારી છે. અને જે જનરલી વિકાસ છે, પાણી અમારા માટે જે દુઃખદ પ્રશ્ન પાણીનો હતો, કરણાથી પાણી દાહોદ અને આપણું સંતરામપુર, કરણા, જાલોદ થઈને દાહોદ સુધી પહોંચ્યું અને નર્મદાનું પાણી પણ પાટા ડુંગરી સુધી લાવ્યા છે. અને આવનારા સમયમાં સિંચાઈનું પાણી દરેકને મળે એના માટેનો રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારનો અભિગમ છે. અને આવનારા સમયમાં દુકાળ ભૂતકાળ બને એ દિશામાં અમારી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર આજે डबल इंजन सरकार कामगिरी कर रही है. कि पहले पॉलिटिक्स होती थी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, वोट के अपीलमेंट के नाम पर, वोट बैंक की राजनीति के नाम पर उनको समाज से लेना देना कुछ नहीं होता था. समाज को खंडित कैसे किया जा सके, समाज को तोड़ा कैसे जा सके, समाज को जातियों में कैसे बांटा जा सके और जातियों की आवाज को उठा करके अपना वोट बैंक कैसे बनाया जा सके, इस तरीके से काम होता. इसलिए वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति, यह 10 साल पहले का रवैया था. लेकिन जब से मोदी जी आए तब से ये जातिवाद, ये धर्म पर, ये
हर दृष्टि से जो ये राजनीति चल रही थी, इसको धत्ता दिखाकर, इसको चुनौती देकर के आज भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई, विकासवाद। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने पेंड्रा के हाई स्कूल मैदान पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जुमलेबाज सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 400 पार के नारे पर देश भर को आपत्ति है। भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी छेड़ना चाहती है, उसे बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है। चुनावी सभा में भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को भी आना था, लेकिन उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जबकि चुनावी सभा में बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र यादव, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कांग्रेस के लिए इस मौके पर वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा इसलिए कर रही कि संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जल जंगल जमीन में जो आदिवासियों का अधिकार है वो समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनको 400 पार चाहिए जो संविधान में बदलना। जनता बिल्कुल इस संविधान को बदलना नहीं चाहती और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है। सीट मिली थी, उसके बाद अब 35 सीट में आ गए, फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपन 11 सीट जीतेंगे? देखिए, जनता है, पिछले समय में जब 68 सीट जीते थे उसके बाद हम केवल 2 सीट में रह गए थे लोकसभा में। इस समय उल्टा होगा। जनता को मलाल है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नहीं बनी, उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव हमको मिलेगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर कार्यरत श्रीनाथ हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधाओं के जरिए कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई अस्पताल कार्यरत हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आधुनिक तकनीक के साथ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जेतलपुर रोड पर कार्यरत श्रीनाथ हॉस्पिटल। श्रीनाथ हॉस्पिटल में आंखों की समस्याएं, किडनी की बीमारी, आधुनिक तकनीक के साथ महिलाओं की समस्याओं का इलाज और दांतों की आधुनिक ट्रीटमेंट की जाती है। जिसकी जानकारी देने हेतु
श्रीनाथ हॉस्पिटल के किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमलेश परीख, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मीत परीख, प्रोस्थो डॉक्टर दीप्ति परीख और गायनेक डॉक्टर अनेरी परीख ने पत्रकार परिषद में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मैं यहाँ पे श्रीनाथ हॉस्पिटल में किडनी के हर एक प्रकार के मरीजों की सारवार करता हूँ, इलाज करता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी में 24 घंटा चलने वाली डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। माने कोई पेशेंट कभी भी इमरजेंसी में यहाँ के डायलिसिस की अगर ज़रूरत हो हम कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे बढ़िया वाले संसार के डायलिसिस मशीन है, जो सबसे लेटेस्ट माने अभी अभी आया है सारे मशीन हैं, और साथ में आईसीयू की सुविधा भी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसी जगह पे इसी वक्त इसको पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर कोई मरीज को आइसोलेशन माने वो कोई कारण से दूसरे पेशेंट के साथ में नहीं रखना है तो उनके लिए आइसोलेशन डायलिसिस, और या कोई ऐसे हैं जिनको अपने प्राइवेट सूट में डायलिसिस करना है तो हमारे पास में 2 सूट रूम भी हैं, तो वहाँ भी इनकी डायलिसिस हो सकती है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में मरीज को कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है तो 24 घंटा यहाँ आके इनका 1 पॉइंट इलाज का ये रिस्पॉन्स सेंटर रहेगा। तो हम लोग 3 पार्टनर हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं। सो बेसिकली वाटर बर्थ मीन्स पानी में डिलीवरी करवाना। वाटर बर्थ एंड हाइड्रोथेरेपी वो 2 चीज़ें होती है जो बाहर के देशों में बहुत प्रचलित है। इंडिया में बहुत कम सेंटर्स है जो ये पद्धति से डिलीवरी करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये एक उपाय है जिससे आपका डिलीवरी का पेन कम हो सकता है। तो उसमें हम स्पेसिफिक एक अलग तरह से टब होता है जिसमें हम मदर को रखते हैं और पानी में वो अगर डिलीवरी करवाते हैं तो उसका पेन जो होता है वो कम हो जाता है। सो ये एक तरह का नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस है जिसमें हम कोई मेडिकेशन यूज़ किए बिना उसका पेन कम करते हैं। ये हमारे यहाँ पे ही अवेलेबल है। हमने स्पेशली ये पूल जो है ये यूके से इंपोर्ट करवाया है, तो ये उसका पूरा हमने इंतज़ाम यहाँ पे किया है कि यहाँ, और मैंने उसके लिए स्पेशली कोर्स भी किया है जो मुझे हैदराबाद से ट्रेनिंग मिली थी। सो उसके लिए मैं वाटर बर्थ यहाँ पे पहली बार कर हम यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में अब हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी नज़र जो कैटरैक्ट यानी कि आंखों के मोतिये से जो कम हो जाती है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रीमियम लेंस ऑफ़र करते हैं। ये प्रीमियम लेंस इंपोर्टेड और इंडियन वैरायटी के हमारे पास है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो पेशेंट को जैसे मोतिये के पहले जितना साफ दिखता था वही हम अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल करके उनकी नज़र वहीं वापस लौटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आंखों के पर्दे यानी कि रेटिना और आंखों की कीकी या पुतली यानी कि कॉर्निया के जो भी डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होते हैं, जो भी रोग होते हैं, उसकी जांच और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। हमारे पास यहाँ पे लेज़र सर्जरी लेसिक जो कि चश्मे का नंबर निकालने के लिए, जिसमें नॉर्मल लोगों को चश्मे से मुक्ति पाने के लिए वो सर्जरी भी होती है। और हमारे पास आंखों के चश्मे स्पेक्टिकल क्लिनिक और कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक की भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे मेरी स्पेशलिटी तो नॉर्मल डेंटल ट्रीटमेंट के अलावा मैं कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उसका जड़बे का अमुक जो पोर्शन होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद में वो पेशेंट को खाने में, पानी पीने में और बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस प्रकार के जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट मैं करती हूँ और उसके लिए मैं स्पेशल तरीके का प्रोसेसिस भी बना देती हूँ। कई बार पेशेंट के फेस का अमुक भाग जो निकाला गया होता है उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा ओरल प्रोसेसिस भी बना देते हैं। और उपरांत यहाँ पे इम्प्लांट की सर्जरी भी होती है। दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है, जिसके दांत का कलर ख़राब है, दांत आगे पीछे है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट हो सकती है। मेरे यहाँ विजिटिंग एंडोडोंटिस्ट आते हैं और आगे पीछे दांत की ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट भी आते हैं। गुजरात के अरवली के मोड़ासा के जीतपुर गांव के प्राथमिक सुविधाओं से वंचित लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात को 7 मई को वोटिंग करनी है, लेकिन इसी बीच अरवली जिले के मोड़ासा के जीतपुर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ के लोग सड़क, गटर, पानी जैसी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में 50 से ज्यादा महिलाओं ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरपंच और विधायक द्वारा गांव को विकास से वंचित रखा गया है। ऐसे में अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो ग्रामजन मतदान नहीं करेंगे। છેલ્લા 10 વર્ષથી અમારા ગામની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોવા છતાંય વિકાસના કામોથી અમારું ગામ વંચિત છે। જે દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો રોડ, રસ્તા, ગટર આવી કોઈપણ પ્રકારની યોગ્ય જરૂરી સુવિધાઓ મળેલ નથી। ખરેખર
અમારા ગામના સરપંચના પિતા પોતે અત્યારે ધારાસભ્ય છે, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે, છતાં પણ અમારા ગામમાં વિકાસ જોઈએ એવો થઈ શક્યો નથી. અમને માન્ય છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો કોઈ વિરોધ નથી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફનો કોઈ વિરોધ નથી, પરંતુ માત્ર ને માત્ર જો કોઈ વિરોધ હોય તો પંચાયતના ચૂંટાયેલા જે સરપંચ અને અત્યારના ધારાસભ્યનો છે. કારણ કે એમણે અમારા ગામ તરફ કોઈપણ પ્રકારની નજર કરેલ નથી અને એમણે અવારનવાર જેતપુર ગ્રામ પંચાયત અલગ પાડવા માટેના વાતો કરી અને માત્ર ને માત્ર અમને આશ્વાસન આપેલ છે. તે બાબતનું કામ છેલ્લા 10-15 વર્ષથી ખોરંભે પડેલું છે અને એ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની યોગ્ય કાર્યવાહી થતી નથી અને એના કારણે જ અમારું ગામ અત્યારે વિકાસના કામથી વંચિત છે. જે ખરેખર એ કામ તાકીદે થાય એવી અમારા જેતપુર ગામના વડીલો, યુવાનો અને માતાઓ દરેકની માગણી છે અને જો આ કામ કરવામાં નહીં આવે તો જેતપુર ગામ આ વખતની 2024ની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરશે, જેની સરકારે આ બાબતની નોંધ લેવી. મોદી સાહેબ સામે કોઈ વાંધો નથી, અમોને ભાજપ સામે કોઈ વાંધો નથી, અમોને ફક્ત વાંધો વર્તમાન ધારાસભ્ય અને તેમના સરપંચ પરિવાર સામે છે. 2017 તથા 2022ની તેમની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગામને મંદિરના ચોગાનમાં આખા ગામની વચ્ચે આપેલા વચનમાંથી ફરી ગયા છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષથી ગામમાં વિકાસના કામમાં ભેદભાવ રાખી કામ કરવામાં આવ્યા નથી. જો સુધી આનો નિકાલ ના થાય ત્યાં સુધી चुनावी बहिष्कार करवाना चाहिए। गुजरात के वडोदरा जिले के करजन में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा का विरोध किया गया। गुजरात में जगह जगह क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का आह्वान क्षत्रिय समाज से किया जा रहा है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच वडोदरा के करजन में क्षत्रिय समाज के अस्मिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करते हुए भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने की शपथ ली गई। हूँ पोते भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मतदान करीश तथा मारा गामना तथा सगा संबंधी तथा अन्य समाजना लोको पासे पण भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध मतदान करावीश। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के अग्रणी रमजूभा जाडेजा, मनीष सिंह परमार, विक्रम सिंह राहुल जी, धारिणी बा, महेंद्र सिंह राठौड़ समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज करजण खाते क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलनનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને બહુ બહોળી સંખ્યામાં ભાઈઓ, યુવાનો અને બહેનો હાજર રહ્યા છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહ છે કે ક્ષત્રિય अस्मिताની જે કાંઈ લડત ચાલી રહી છે એક સામાજિક લડત છે અને સામાજિક લડતમાં અન્ય સમાજના લોકો પણ વણિક સમાજ, જૈન સમાજ, અન્ય સમાજના લોકો પણ જોડાઈ રહ્યા છે। એ અમારા માટે બહુ આનંદની વાત છે। એ બધાનો પણ હું આભાર માનું છું અને ક્ષત્રિય સમાજને કહેવા માગું છું કે હજી પણ અન્ય સમાજના લોકોનો આપણે સંપર્ક કરીએ અને આપણી સાથે જોડીએ। આ દેશ હિતની લડાઈ છે, પ્રજા હિતની લડાઈ છે અને એમાં બધા સાથે મળી અને લડીએ। 7 તારીખે જંગી બહુમતીથી આપણે મતદાન કરીએ, સવારમાં પહેલું મતદાન કરીએ, એ જ બધાને અપીલ છે। અમારા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે કરજણ જે છે ભરૂચ જિલ્લામાં લોકસભામાં આવે છે 80-20નો રેશિયો ચાલતો હતો। સટોડિયા ચલાવતા હતા, એ 20 બી પૂરા કરી નાખ્યા, એટલે 100% અહીંની સીટ ભાજપ ખોવે છે। એ માટેની અમારી ભાગરૂપી આ તૈયારી। આમાં એવું છે કે જેટલા રાજા રજવાડા છે એમની ઘણી મોટી પ્રોપર્ટીઓ અધિગ્રહણ ના થાય, એટલે કદાચ એવું ને કોઈ બીક અમે સમજીએ છીએ। અમે ક્ષત્રિય છે, રજવાડા મજબૂર છે। મજબૂરી કા નામ મહાત્મા ગાંધી। ગાંધીજીને આફ્રિકામાં પાછળ લાત ના પડી હોત તો અહીંથી અંગ્રેજોને ખદેડે નહીં। અમે સૌ સમજીએ છીએ એમની કોઈ મજબૂરી હશે, પણ અમારો આ જે અસ્મિતા, આ જે લડાઈ છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કે જેમ દિવસે દિવસે અસ્મિતા મહાસંમેલનમાં જે ભીડ છે ને એની 20% ભીડ પણ ભાજપના સંમેલનોમાં નથી અને એ પણ 20% ભીડમાં ઢેબરા, 500 રૂપિયા, સાડીઓ, આવા જવાનો બંદોબસ્ત કરવામાં આવે છે
ત્યારે આ ક્ષત્રિય સમાજ પોતાના સ્વખર્ચે પોતાની ગરિમા સાચવવા આપ જુઓ, ફક્ત ક્ષત્રિય સમાજ નહીં, આપ દિવસે દિવસે આ બ્રાહ્મણ સમાજના બેન પોતાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જાહેર કરી રહ્યા છે. અત્યારે વૈષ્ણવ સમાજ, જૈન સમાજ 18 વર્ણનો અમને સહયોગ મળી રહ્યો છે. એટલે આ વખતે જે 400 કે પાર 400 પે કાર કે છે ને, આ 200 ની બહાર નહીં નીકળવા દઈએ. આમાં ક્ષત્રિયો નારાજ નથી. હું આપના માધ્યમથી એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું. ભૂતકાળમાં અત્યારે અમે રાજપૂત અને રાજપૂત બે ભૂમિકા ભજવી છે. અત્યારે આ સિઝન આવી છે ઇલેક્શનમાં કમાઈ લેવાની. હવે કોઈની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય તો આ કમાવાનો અવસર છે, કમાવે છે. ક્ષત્રિય સમાજને કોઈ ફરક પડતો નથી. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અમુકની મજબૂરી હોય અને એ અમુક જે અંદર છે ને એ અમને પાટલા બાયણે સપોર્ટ કરે જ છે અને અમારે એમને વધારે જરૂર બી નથી. બાતમી આલો બહુ થઈ ગયું. કોંગ્રેસનો દલાલ હતો, આ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ તો બધું ચાલુ કર્યું છે. એટલે હું તો એવું કહું છું, કોંગ્રેસને મજબૂત કરવાનું કામ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ કર્યું છે. આ માનનીય આદરણીય મોદીજીએ એના પરમ મિત્ર રૂપાલાને આ સવાલ કરવો જોઈએ. એટલે આ લોકોના છે ને હવે રિવર્સ ગિયર ચાલુ થઈ ગયા છે, રિવર્સ સાયકલ ચાલુ થઈ છે. આ લોકો જેટલા જુઠ્ઠા બોલવા જાય છે, બરાબર છે. આ નર્મદા પરિક્રમા કેમ બંધ કરાઈ? હે, એમપીમાં વરસાદ પડી ગયો, ડેમ ફાટું થઈ ગયો છે. પેલા કા ટર્બાઇન ચાલુ કરવાના છે તો લાઇટો જતી રહેશે. 17 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ત્યાંના લોકલ લોકોએ પુલ બનાવ્યો હતો, પણ એમાં જે ગામે ગામ બોર્ડ લાગ્યા હતા ને, મફતમાં માર્કેટિંગ ક્ષત્રિય સમાજનું આખા ઇન્ડિયામાં થઈ ગયું. આખા વર્લ્ડમાંથી આવે અને બોર્ડ લાગ્યા હતા, ભાજપને પહેવા નહીં દેવાના. એ જે પ્રસિદ્ધિ પામેલ છે એ એમનાથી દેખાયું નહીં, એટલે પાણી છોડ્યું. બધી સમજ પડે. ભમરા જોયા હમણાં બનાસકાંઠામાં, ભમરાઓએ નહાડ્યા ભાજપના કાર્યકરોને. ભમરા સમજી ગયા કે આ લોકો રવા નહીં દેવાના. કરજણ પોર સિનોર ખાતે ક્ષત્રિય સમાજનું અસ્મિતા સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે જે રૂપાલાએ વાણી વિલાસ કર્યો હતો એના અનુસંધાનમાં તાલુકે જિલ્લે જે અસ્મિતા સંમેલન થઈ રહ્યા છે, એમાં ક્ષત્રિય સમાજનો જે આક્રોશ છે એ આપ સર્વેને ખબર જ છે. અને આપ મીડિયાના માધ્યમથી હું સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે એલાન કરવાનું કહીશ કે ભાજપ સરકારને આજે રૂપાલાનો વાણી વિલાસ દેખાતો નથી. એનો આક્રોશ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ફેલાયેલો છે. અને અમારા થકી અને હું આદેશ કરીશ તમારા થકી કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને આ દેખાયું નહીં અને આજે ભાજપને ખૂબ જ નુકસાન થશે. 26 સીટની અંદર આજે ભાજપનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ભાજપનો વિરોધ એમને ખૂબ જ નીચલા સ્તર પર લઈ જશે. જ્યારે તમામ ક્ષત્રિય સમાજને આજે અલાયદો રાખી એમને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને ક્ષત્રિયોને તમામ સમાજે આજે સમર્થન આપ્યું છે, ત્યારે ચોક્કસપણે હું એક જ વસ્તુ કહીશ कि जय भवानी भाजप जवानी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने वडोदरा का दौरा किया। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार गुजरात में आखिरी चरण में है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राजनीतिक दल लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह वडोदरा के मेहमान बने। यहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ मिलकर अलग अलग कैफे में युवाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया। गुजरात के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मनीष सिंह जी बड़ौदा के प्रवास में आए थे और जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रशांत भाई कोराट और CR पाटिल साहब के नेतृत्व में युवा मोर्चा बूथ वाइज कार्यक्रम कर रहा है। साथ ही जो युवा हो, आज युवा जो पहले चाय की टपरी पे मिलते थे, आज कॉफ़ी का कल्चर है, तो युवा के साथ कॉफ़ी पे चर्चा का एक कार्यक्रम रखा था जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी थे और साथ में 35 से नीचे सब युवा, उनसे मिलकर मनीष सिंह जी और मैंने देश के 10 साल पहले की जो परिस्थिति उसकी चर्चा की और साथ में ये देश 10 साल में आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में देश ने जो प्रगति की है उसकी भी चर्चा की है और उनको 100% वोटिंग के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। जैसे आपको पता है कि भाजपा ने
बड़ोदरा लोकसभा से हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई हेमांग जोशी जी को टिकट देने का काम किया, प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो कहीं न कहीं हम युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाने का काम करना है। अभी फर्स्ट टाइम वोटर से हमारी मुलाकात हुई है और हमने बताया कि मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया है। आज मोदी जी ने पिछले 10 सालों में हर दिन एक नए कॉलेज का निर्माण करने का काम किया है, तो हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय निर्माण किया है, काम किया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 सालों में दुगनी हो गई है, 397 से लगभग 697 हो गई है। और बहुत सारे स्किल इंडिया प्रोग्राम हो या स्टार्टअप्स इंडिया हो, तो बहुत सारे क्षेत्र या खेलो इंडिया के तहत युवाओं को उन्होंने मौका देने का काम किया इस देश के सबसे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि हमारा वोटिंग परसेंट पूरे देश में हम लोग 65% आबादी युवाओं के 65%, तो कहीं न कहीं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मोटिवेट कर मतदान करवाने का काम करना है। और पहला वोट मोदी को ये कैंपेन हम युवा मोर्चा की ओर से चलाया जा रहा है कि हमारा पहला वोट देश को, हमारा पहला वोट विकसित भारत को, हमारा पहला वोट सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए। हमारे लिए मुद्दा शुरू से विकास का रहा है। हमारा एक ही मुद्दा रहा, विकास, हर क्षेत्र विकास, हर लोगों का विकास, हर समाज का विकास। और जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा है, इस देश में सिर्फ 4 ही जातियाँ हैं, युवा, किसान, गरीब, महिला। और उनका किस तरीके से उत्थान हो, उनको किस तरीके से विकसित किया जाए, उसके तहत अगर ये ये चारों जातियाँ अगर विकास करेंगी, विकसित होंगी, तो हमारा देश भी बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर होगा और विश्व की सबसे बड़ी अर्थ शक्ति हम बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री को आवेदन पत्र देकर मुआवजा मांगा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक आवेदन पत्र देते हुए बिजनौर के हल्दौर में हुई सड़क दुर्घटना के मृतकों को 25-25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अभी जो हल्दौर में एक्सीडेंट हुआ जी, उसको लेके ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रेषित किया और वो ज्ञापन ये है कि 2 लोगों की जान गई है, एक व्यक्ति का पैर कट गया है, एक व्यक्ति को आंखों से दिख नहीं रहा है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मे अधिकारी बैठे हैं कि वो उसका संज्ञान लेने के लिए आज तक उन परिवार तक पहुंचे भी नहीं। यहाँ अगर जानवर मर जाता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इंसान मरता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। ये इस सरकार से और सरकार का जो प्रशासन है उससे हमारी बहुत बड़ी शिकायत है। जिलाधिकारी हों या जिले के और बड़े अधिकारी, सबकी जिम्मेदारी बैठती है, कम से कम उनके आंसू तो पूछने जाते। अस्पतालों में उनकी जेब काटी जा रही है, ये लापरवाही है दूसरे व्यक्ति की, जिसकी गलती वजह से वो गरीब लोग है, कर्जा ले लेके इलाज करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई सूद नहीं ले रहा उनकी, इसलिए आपने ध्यान, इसलिए मैं उनके पास आया कि जागो, मेरा काम है जो सोया हुआ है उसको जगाया जाए। और हमने मांग रखी है कि उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा जाए, जो मृतक और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, उसको भी बताऊंगा विषय क्यों। और एक सरकारी नौकरी व्यवस्था उनके परिवारों के लिए, जो उनके परिवारों से लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस पार्टी की ओर से KL शर्मा ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपना नामांकन दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सोनिया गांधी के सचिव और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आज शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर शर्मा के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद रहे। इससे पहले अन्य नेताओं और परिवार के सदस्यों के साथ अमेठी पहुंचने के तुरंत बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी गौरीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची और शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। नामांकन से पहले शर्मा ने प्रियंका गांधी के साथ भव्य रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों ने जुड़ते हुए कांग्रेस की जीत का विश्वास व्यक्त किया। रोड शो में प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता को भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन शुक्रवार को सुबह अमेठी सीट से शर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। किशोरी लाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मैं हमेशा गांधी परिवार का सेवक रहा हूं और एक सेवक को गांधी परिवार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभाऊंगा। गुजरात में एक और क्षत्रिय समाज आंदोलन कर रहा है, वहीं कई राज परिवार क्षत्रिय समाज से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं।
गुजरात में क्षत्रिय समाज के आंदोलन के बीच राज परिवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात का राजपूत अग्रणी और कांग्रेस के नेता महेश राजपूत ने विरोध किया है। हूँ बहु स्पष्ट कहूं छूं कि राष्ट्रधर्म हमेशा प्रथम ज होय अने मात्र नरेन्द्रभाई होय तो ज राष्ट्रनुं हित थाय ए वस्तुने हूँ मान्य नथी राखतो। कोई पण पार्टी होय एना माटे हमेशा राष्ट्रधर्म अने राष्ट्र प्रथम होय छे अने एनाथी मोटुं कि जे राष्ट्रनी अंदर बेन दीकरीओ विषे बोलवामां आवे अने ए पार्टीना नेताओ ए व्यक्तिने न बदलावी शकता होय। આજે રાજપૂત સમાજ આખા ભારત દેશની અંદર સામે આવ્યો હોય અને બેન દીકરીઓના જે શબ્દો એને વિશે બોલ્યા હોય ભાજપના નેતા રાજકોટમાંથી, ત્યારે રાષ્ટ્રહિતની વાત ક્યાં અહીંયા રહી? રાષ્ટ્રની અંદર હંમેશા રાજા મહારાજાઓ જ્યારે હતા, અમારા રાજપૂતોના જ્યારે રાજ હતા ત્યારે પણ અને ધર્મની અંદર પણ પેલા એવું લખ્યું છે, એ પછી સનાતન ધર્મની અંદર બહુ સ્પષ્ટ હરેક ધર્મના ગ્રંથોની અંદર એવું લખેલું છે કે બેન દીકરીઓની રક્ષા કરવી, ગૌ રક્ષા કરવી એ પ્રથમ આપણો ધર્મ છે। ત્યારે આવી વાતો કરવી અને માત્ર એક ભાજપને અને નરેન્દ્રભાઈને અને એ પણ એ રાજવીઓ આજે બેઠા હતા ને એ રાજવીઓના પેલેસની અંદર બોલવામાં આવ્યું, મને આજ દુઃખની લાગણી થાય છે કે મયુર રાજા કે જેમના પિતાશ્રી મનોહરસિંહ જાડેજા આજ હોત ને તો આવી વાત ના કરે। આજે દિગ્વિજયસિંહ વાકાને સ્ટેટ આજે હાજર હોત તો એ આવી વાત ના કરે, તો એમ કે પેલા બેન દીકરીઓ અને ગૌની રક્ષા પ્રથમ હોવી જોઈએ, કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ પક્ષ ન હોવો જોઈએ। રાષ્ટ્રની હિતની વાત કરતા હોય, આજે એમ કહેવામાં આવ્યું કે મંદિરો 5 વર્ષમાં બન્યા। અરે તમે રાજવી છો, આપના બાપ દાદાઓએ અહીંયા બલિદાનો મંદિરોના રક્ષણ માટે આપ્યા છે। સોમનાથ મહાદેવ મંદિર માટે હમીરસિંહજી ગોહિલ જેવાએ બલિદાન આપ્યા હોય અને તમે એવી વાતો કરો કે 5 વર્ષમાં મંદિરો બન્યા છે। અરે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતમાં હતા ત્યારે કેટલા મંદિરોને તોડવામાં આવ્યા, ગાંધીનગર જેવા ગાંધીનગરની અંદર મંદિરો તોડવામાં આવ્યા છે, એ તમને નથી દેખાતું? માત્ર નરેન્દ્રભાઈની વાહ કરવા માટે અને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના બિઝનેસને, પોતાની વારસાગત જમીનોને પરત કેમ સરકારમાંથી મેળવી, એવા કેટલાય રાજાઓ છે। બધા રાજાઓનું હું નથી કહેતો, અમુક રાજાઓ પોતાનો બિઝનેસ બચાવવા માટે આવે પ્રયાસ કરે છે અને બીજા જે સ્ટેટોએ આમાં સાથ આપ્યો છે એને પણ ક્યાંક એવી ખબર ન હોય પણ એ રાષ્ટ્રના હિતની વાત કરી હોય એટલે એમને સમર્થન આપ્યું હોય। આજે રાજપૂત સમાજનો ધર્મરથ, જેને ધર્મ માટે રક્ષા માટે કહેવાય એમ ધર્મરથ આજે ગામો ગામ ફરી રહ્યો છે, ત્યારે મયુર રાજા આવી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે તે એના એક રાજવી તરીકે એને સોંપતું નથી। રાષ્ટ્રનું હિત કોઈ પણ પાર્ટી હોય એ કરતી જ હોય અને રાષ્ટ્રનું હિત હંમેશા મતદાર કરે, મતદાર નક્કી કરે કે આ રાષ્ટ્રના હિત માટે કોણ લાયક છે સરકારમાં અને એ જરૂરી છે। માત્ર ભાજપના હોદ્દેદારો અને એ લોકો પોતાને રાજવી ગણી અને રાજવી તરીકે બેસી અને પ્રજાને અને રાજપૂતોને ભરમાવાની જે વાત કરી છે તે અયોગ્ય છે। આ રાષ્ટ્રની અંદર રાજપૂતોએ વર્ષો પહેલા રાજાશાહી હતી ત્યારે પણ, અંગ્રેજો વખતે પણ અને મોંગોલોના રાજ હતા ત્યારે પણ ધર્મ માટે બલિદાનો આપ્યા છે, બેન દીકરીઓ અને गौ रक्षा માટે બલિદાનો આપ્યા છે। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के चाल चलन, चेहरे और चरित्र पर कड़े प्रहार करते हुए कई संगीन आरोप लगाए हैं। લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન જનતાના પરચાથી ગભરાયેલી, ડરી ગયેલી અને અહંકારમાં ડૂબેલી ભાજપાના જે પ્રકારના એક પછી એક ખેલ હાલે છે તેની સામે ભાજપામાં જ સક્રિય 3 જૂથોમાં વહેંચાયેલી ભાજપા એક જૂથ મૂળભૂત રીતે ભાજપાની વિચારધારા આરએસએસ સાથેનું સંકળાયેલું આગેવાનો, કાર્યકરો જેની અવગણના થાય, અપમાન થાય। બીજું જૂથ ભાજપાની સરકાર સાથે, સત્તા સાથેનું લાભાર્થી જૂથ, કોન્ટ્રાક્ટ, ટેન્ડરો અને અન્ય પ્રકારના લાભાર્થીનું જૂથ જે સત્તાલક્ષી જૂથ, અને ત્રીજું જૂથ છે એ પક્ષપલટુઓનું જૂથ જે સત્તા સાથે, મહત્વાકાંક્ષાથી ખરીદાઈને વહેંચાઈને પાર્ટીના લાભાર્થી બનવા માટે નીકળેલું જૂથ જે તે સીધું જ આવીને સત્તાની ખુશ હોય। આ 3 જૂથ વચ્ચે ચાલતી ખેંચતાણના કારણે જે રીતના એક પછી એક ઘટનાક્રમ સામે આવે છે। ગઈકાલે રાજકોટની અંદર ભાજપાના નારાજ નેતાઓ અને પોતાનું મિશન પાર પાડવા માટે
ખોડલધામ અને કોંગ્રેસને બદનામ કરવાનો હીન પ્રયાસ કર્યો છે. આ એફઆઈઆર કોઈ એક પત્રિકાના નામે ખોડલધામના યુવા આગેવાનો અને કોંગ્રેસ ઉપર દોષારોપણ કરનાર હકીકતમાં મૂળ ભાજપના ભડકેલા પેજ પ્રમુખો નામઠામ વગરની પત્રિકાઓ વહેંચાવી અને ખોડલધામના યુવા સમિતિના કાર્યકરોને ફસાવવાનું કોણ કરી રહ્યું છે આ ષડયંત્ર? મારો આપના માધ્યમથી સીધો પ્રશ્ન છે કે નારાજ જૂથે પોતાના મનસૂબા પાર પાડવા માટે રચેલા ષડયંત્રમાં એના ખેલાડીઓ કોણ છે જે ખોડલધામના યુવા સમિતિના સભ્યોને એને ફસાવવાનું કામ કરે છે, કોંગ્રેસની ઉપર દોષારોપણ કરે છે. તંદુરસ્ત ચૂંટણીમાં અવરોધ પેદા કરવા પોલીસ તંત્રનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. પત્રિકા, પોસ્ટર, સીડીના નિષ્ણાતો પકડાઈ જાય અને ભાજપાના અંદરોઅંદરના કારનામા ખુલ્લા ન પડી જાય તેના માટે તેઓ ગમે તેને પકડીને કોંગ્રેસ ઉપર દોષારોપણ કરવા માટે ભાજપાના ઇશારે પોલીસ તંત્ર પણ કામગીરી કરી રહી છે. પોલીસ તંત્રની શંકાસ્પદ કામગીરી ભાજપાના લાભાર્થી થવા માટે એટલે કે સારું પોસ્ટિંગ મેળવવા જે રીતનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે તેનો એક ભાગ પહેલાં વડોદરામાં સૌથી પહેલો થયો લોકસભાની ચૂંટણીમાં, જેમાં રંજનબેન ભટ્ટ મહિલા સાંસદ વિશે પત્રિકાને પોસ્ટર એના પ્રકાશકો કોણ હતા અસલી? સમગ્ર વડોદરા જાણે છે. જે 18 થી 20 માર્ચ 2024ના આ સમયગાળામાં આખો ખેલ થયો. સાબરકાંઠાની પત્રિકા કાંડ એ આખો પ્રસિદ્ધને વેચનારા કોણ હતા? વલસાડમાં પત્રિકાઓ વોટ્સઅપ પર વાયરલ કરનારાઓ અને ભાજપાના નવાગંતુકની સામેના તમામ પ્રકારના ખેલ પાડનારા કોણ હતા? સુરેન્દ્રનગરની અંદર ભાજપાના ઉમેદવાર માટે એની પત્રિકા વોટ્સઅપમાં વાયરલ કરનારા કોણ હતા? રાજકોટ, આણંદ, બનાસકાંઠામાં ભાજપાના કારનામા અને કાવતરાના સ્થાનિક નેતાઓના જે માથું બનીને ફરતા હોય એ બધાની પત્રિકાઓ વાયરલ કરનારા કોણ? અને જ્યારે કારનામા અને કાવતરા ખુલ્લા પડી જાય ત્યારે भाजपा लाजवाने बदले गाजवाનું काम करे છે. गुजरात के मेहसाणा के वड़समा गांव में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया. गुजरात में जगह जगह पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. क्षत्रिय समाज अपना रोष अस्मिता सम्मेलन के जरिए प्रदर्शित कर रहा है. मेहसाणा के वड़समा में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के साथ साथ पाटीदार समाज, ठाकुर समाज और अन्य समाज के लोगों ने भी भारतीय नारी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का निर्णय लिया. જે ભારતની સંસ્કૃતિનું અસ્મિતાનું જે અપમાન કર્યું એ બાબતે સર્વે 18 આલમ સમાજ અહીંયા ભેગો થયો હતો. તો પાટીદાર સમાજ વતીથી પણ અમે અહીંયા આવ્યા હતા અને આજે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આ સરકાર જો પાટીદાર સમાજને પણ મચક ના આપતી હોય, ક્ષત્રિય સમાજને ના આપતી હોય, દલિત સમાજને ના આપતી હોય અને એના અભિમાન આવી ગયું હોય તો એનું અભિમાન તોડવા માટે જો ક્ષત્રિય સમાજે આગેવાની લીધી હોય તો દરેક સમાજે એને સાથ સહકાર આપી અને આખા ભારતના દરેક સમાજે એક થવાનો સમય આવી ગયો છે અને આ તાનાશાહી સરકારને સત્તામાંથી દૂર ફેંકવાનો સમય આવી ગયો છે. અને મારે ભારતની જનતાને પણ કહેવું છે કે આ નકલી કેસરિયા સામું અસલી કેસરિયાની લડાઈ છે, તો જાગૃત બનો અને આને સત્તામાંથી દૂર કરો, એવા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા. અહીંયા તમે જુઓ છો કે રાજકોટથી આ જે રેલો નીકળ્યો છે એ મહેસાણા સુધી આવ્યો છે અને અમે રાજપૂતો હવે એક થઈ ગયા છીએ. એટલે અહીંયા અમે એક જ નિર્ણય કર્યો છે કે અમે ભાજપ વિરુદ્ધ જ મતદાન કરવાના છીએ. વડસમા ગામે ક્ષત્રિય અસ્મિતા સંમેલન જે ઉજવ્યું તેના અંદરમાં ભાજપ વિરોધી મતદાન કરવાનું અને કોંગ્રેસને જંગી મતેથી જીતાડવાનું તેવો આહવાન કરવામાં આવ્યું. અને સમગ્ર સમાજે વડસમા ગામના આજુબાજુ ગામના જે સમાજના માણસો પધાર્યા તેમને બધાએ સ્વીકાર્યો અને તે આહવાનને માતાજીની સાક્ષીએ તેમણે સોગંદ લીધા છું. અને રાજપૂતો કે ચાહે કોઈ પણ સમાજ હોય જ્યારે માતાજીની કુળદેવની સાક્ષીએ સંબંધ લે ને એટલે પછી એનું માથું જાય પણ એ બીજું કરે નહીં. એટલે અમે આ વખત રૂપાલાના લીધે મોદીને ગુજરાતથી નહીં દિલ્હીથી એ ઘેર આવે છે એ અહીં વડસમા ગામથી રાજપૂતોએ આહવાન કર્યું છે અને એ પૂરું કરશે. વડસમા ગામમાં
ભાઈ અમારા હરિજન સમાજે સાથ આપ્યો છે, બ્રાહ્મણ સમાજે સાથ આપ્યો છે, ગઢવી સમાજે સાથ આપ્યો છે, રબારી સમાજે સાથ આપ્યો છે, 18 આલમે વડસમા ગામના તમામ રાજપૂતોના ક્ષત્રિયો ઠાકોર સમાજે સાથ આપ્યો છે. બધાએ અમને સાથ ને સહકાર આપ્યો છે. કહ્યું કે તમે આવું એક સંમેલન બોલાવો અને અમે વિચારી અને પાટીદારે પણ અમને સાથ ને सहकार આપ્યો છે. इस सम्मेलन में क्षत्रिय समाज के अग्रणियों के साथ साथ पास कन्वीनर सतीश पटेल और विभिन्न समाज के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया. आ अस्मिता सम्मेलन समग्र गुजरात नहीं समग्र भारतनी बेन दीकरीओनी सन्मान माटे छे અને આવા તો ખૂબ મોટા મોટા સંમેલનો થઈ રહ્યા છે અને હજુ થવાના છે. આ એક સ્વાભિમાનની લડાઈ છે, આ કોઈ રાજકીય લડાઈ નથી. અત્યાર સુધી સરકારને એવું હતું કે અમે મીઠી સોફિયાણી ધર્મની વાતો કરી અને સમાજને ભોળવીશું, પણ આ ધર્મનો રક્ષા કરવાવાળો સમાજ છે. ભગવો બતાવીને જે સત્તામાં ગયા છે એ ભગવો તો અમારો છે અને અમે ભગવાથી એને સરકારને જળમૂળથી ઉખાડીને ફેંકી દેવા આજે સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ એક થયો છે. मध्य प्रदेश के मंदसौर में आचार संहिता के बीच पिपलिया मंडी पुलिस ने 70 क्विंटल नशा जब्त करने में सफलता हासिल की है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत पीपलिया मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की सूचना मिलने पर पीपलिया मंडी मनासा रोड स्थित सांवलिया सेठ पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी की और ट्रक रोककर 70 क्विंटल 5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है, जिस पर मंदसौर के एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने जानकारी दी. मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना पिपलिया मंडी थाना प्रभारी और इनकी टीम ने एक अच्छी सफलता हासिल की है. इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अवैध मादक पदार्थ का परिवहन वाहन से किया जा रहा है, ट्रक से किया जा रहा है. सूचना की तस्दीक पर हमारी टीम थाना प्रभारी और इनकी टीम चौकी प्रभारी की लगाई गई थी और जब वाहन को रोका गया तो उसमें बड़ी मात्रा में लगभग 70 क्विंटल के लगभग डोडा चूरा उसमें पाया गया, जिसे जब्त कर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर उसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है. दोनों आरोपी जो है अजमेर राजस्थान के हैं, इनसे पूछताछ जारी है, तो इसमें अन्य और खुलासा होने की संभावना है. गुजरात के भावनगर में भाजपा प्रत्याशी ने हीरे के कारखाने में हीरा कलाकारों के बीच पहुंचकर वोट मांगे. गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हो रहा है. भावनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीमूबेन बामभनिया चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में भावनगर की भाजपा महिला प्रत्याशी ने हीरे के कारखाने में पहुंचकर हीरों को परखते हुए हीरा कलाकारों से वोट मांगे. भावनगर के देवूबाग इलाके में नीमूबेन ने चुनाव प्रचार करते हुए महिलाओं के साथ बैठकर हीरो को तराशने की प्रक्रिया को समझा और जाना. गुजरात के राजकोट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है. गुजरात में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है. इसी बीच राजकोट में भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है. सोशल मीडिया के माध्यम से लेवा और कड़वा पटेल के बीच में घर्षण फैलाने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मामले में ठोस कार्यवाही की मांग की है. इस मामले पुलिस कमिश्नर को सबूत सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है. આજે રાજકોટ શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા અમારા સિનિયર ધારાશાસ્ત્રી અનિલભાઈ દેસાઈ, અમારા મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયમીનભાઈ, ભાઈ રાજુભાઈ ધ્રુવ, કમલેશભાઈ ડોડિયા અને જિગ્નેશભાઈ જોશીની આગેવાની હેઠળ રાજકોટના પોલીસ કમિશનર ભાર્ગવ સાહેબને જાગો લેવા પટેલ જાગો અંતર્ગત જે એક પત્રિકા બહાર પાડવામાં આવી છે, અમારો એવો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે કે આ પત્રિકા કોંગ્રેસ દ્વારા છપાવવામાં આવી છે. કોંગ્રેસની નિમ્ન કક્ષામાં ચોક્કસ દેખાઈ આવે છે. ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ એ કોંગ્રેસની વર્ષો જૂની નીતિ રહી છે, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. એટલે હાર ભાળી ગયેલી કોંગ્રેસ આજે આ પત્રિકા દ્વારા લોકોને ભરમાવાનું કામ કરે છે.
અને એટલા માટે આજે અમે પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આની સામે પગલાં ભરાય. આઈપીસીની આઈટી એક્ટ હેઠળની કલમ છે, એ કલમ હેઠળ આમાં ચોક્કસ જવાબદાર સામે પગલાં ભરાવા જોઈએ અને જો એમાં કોઈ કसूरवान ठहरे तो એની સામે એફઆઈઆર નોંધીને ગુનો પણ દાખલ કરવો જોઈએ એવી અમારી લાગણી છે. लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले गुजरात के सूरत भाजपा में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। गुजरात के सूरत की राजनीति में फिर एक बार हलचल देखने मिली, जहां सूरत के वार्ड नंबर 16 के कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। ये कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग पदों से इस्तीफा देकर भाजपा में जुड़े हैं। शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के हाथों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने केसरिया खेस धारण किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिनका शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने स्वागत किया। નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની વિચારધારાના વિકાસની વિચારધારાને લોકો સ્વીકારી રહ્યા છે, ત્યારે વોર્ડ નંબર 3, 16, 17 બધા જ વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ જે કોંગ્રેસ આ તમામ લોકો યુવાનો નરેન્દ્રભાઈની વિચારધારા સાથે જોડાવા માટે આજે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સપોર્ટ કરી રહ્યા છે એમને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. દેશ નવી દિશા તરફ જઈ રહ્યો છે, રાષ્ટ્ર મજબૂત બની રહ્યું છે અને 2047નું ભારત એક સમૃદ્ધ ભારત બની રહ્યું છે, ત્યારે તમામ લોકો જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્રભાઈને સહયોગ આપી રહ્યા છે ત્યારે પૂરું ભારત નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પરિવાર બની રહ્યો છે. અહીં રાગ દ્વેષ વગેરે પર રહી માત્ર રાજનીતિ અને વિકાસની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે, ત્યારે જ્ઞાતિવાદ, જાતિવાદ, પ્રાંતવાદ અને ભાષાવાદ આ બધાને દૂર કરીને રાષ્ટ્રવાદને જ્યારે આ યુવાનો સ્વીકારી રહ્યા છે ત્યારે હું એમને વંદન કરું છું. गुजरात के अमरेली जिले के गिर में रात के दौरान रिहायशी इलाके में घुस आई शेरनी ने आवारा पशु का शिकार किया। अमरेली जिले के गिर में जंगल से सटे हुए गांव में शेर के घुसने की घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में कभी भी शेर गांव में घुसकर पशुओं को निशाना बनाते हैं। ऐसी ही एक घटना धारी के झर गांव में सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में एक शेरनी रिहायशी इलाके में चली आई और उसने आवारा पशु का शिकार भी किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शेरनी आवारा पशु को खा रही है, लेकिन गांव वालों के जागते ही शेरनी जंगल की ओर चली गई। ये वीडियो देखकर यहाँ रहने वाले लोगों में हड़कंप का माहौल देखने मिल रहा है। गिर जिले में शेर लगातार अपना इलाका बढ़ा रहे हैं, जिससे यहाँ बसने वाले लोगों में डर का माहौल है। गुजरात के वडोदरा में नवरत्न यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टूडेंट्स द्वारा एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वडोदरा की नवरत्न यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म फैकल्टी द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इंसिपियंस नाम के इस एग्जीबिशन में मीडिया से जुड़ी सारी जानकारियां और मीडिया से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट्स इन स्टूडेंट्स ने 3 साल के दरमियान किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो जर्नलिज्म में होते हैं, जैसे फोटोग्राफी है और भी जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे रेडियो इत्यादि, जो भी नेटवर्क के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने इन 3 साल में प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स किए हैं उसका डिस्प्ले इस एग्जीबिशन में किया गया है। जो पोर्टफोलियोज अभी आपने देखे हैं ये सभी उन बच्चों की मेहनत है जो जर्नलिज्म यहाँ से कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी अपने इंटर्नशिप के दौरान और जो भी अपने असाइनमेंट्स के दौरान फोटोग्राफीज करी हैं उन सभी का पोर्टफोलियो यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। अब जो पोर्टफोलियोज़ हमने देखे हैं और बहुत खूबसूरत पोर्टफोलियोज़ हैं, तो ये फ़ोटोग्राफी के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सके तो कीजिए।
फोटोग्राफी हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में पढ़ते हैं और हमें थियोरिटिकल में हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक कैमरा कैसे पकड़ते टू क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते सब कुछ सिखाया जाता है। हमने 6 जॉनर्स अलग अलग किए हैं, इंटीरियर फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी और गारमेंट शूट और बहुत सारे ऐसे किए। कोलैबोरेशन वर्क किए सारे में हमने। वी हैड कोलैबोरेटेड विद द क्लाइंट्स के उनके साथ जाकर बार्टर सिस्टम में लाइक हम उनके लिए फ़ोटोज़ खींचेंगे और वो हमारे लिए क्रेडिट पोस्ट करेंगे। इस एग्जीबिशन का जो नाम है इंसिपिएंस आई गेस, तो इसका क्या मतलब है और क्यों ये नाम रखा गया, उसके बारे में कुछ पता है आपको? तो इंसिपिएंस का मतलब है कि अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो यही एक ब्रेनस्टॉर्म करके एक हमने एक टाइटल रखा था, दैट्स इट। सबसे पहले तो आप मीडिया सेमियोटिक्स ये क्या है इसके बारे में? जी, मीडिया सेमियोटिक्स इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ सेमियोसिस एंड रिगार्डिंग मीडिया में कैसे है तो इट बेसिकली स्टडीज़ दैट साइंस का यूज़ कैसे किया जाता है नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया में। वीडियो गेम्स में आपके पास रहता है कि एवोल्यूशन ऑफ वीडियो गेम्स हमने किया है, तो इट हैज़ बिन सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। आपके कैरेक्टर वाइज कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके बाद आपका ग्राफिक्स वाइज कैसे इवॉल्व हुआ है कि अलग अलग ग्राफिक्स का यूज़ करके कैसे कैसे नई नई चीज़ें दर्शाई गई हैं। नवनाथ महादेव का जो सिग्निफिकेंस है उसका आर्किटेक्चर है, जो कॉमन फैक्टर है 9 मंदिरों में, उस पर हमने रिसर्च किया है। प्लस जो 5 कॉमन चीज़ है, हर एक नवनाथ मंदिर कैसे लोकेट किया गया है, उनका लोकेशन कैसे डिसाइड किया गया है। अगर हम लोग वास्तुशास्त्र मानव स्वरूप का जो एक मूर्ति देखते हैं उसको अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं बड़ौदा के ऊपर, तो उसमें जो हमारी 8 दिशाएं हैं उस पे हम लोगों ने मंदिर कहाँ कहाँ लोकेट हुआ है, कौन से नेचुरल जो रिसोर्स है हमारे, जैसे नदी है, तालाब है, स्मशान है, उसके आजू बाजू क्यों मंदिर नवनाथ बनाए गए हैं। और कॉमन चीज़ ये है कि नवनाथ महादेव के हर 9 मंदिर में जो पार्वती माता की जो मूर्ति है उसके लेफ़्ट हैंड में शिव जी का शिवलिंग और राइट हैंड में गणपति का आइडल रखा गया है। ये हमारे जो 3 पावर है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड प्रोटेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो नवनाथ महादेव का आर्किटेक्चर है वो योनि मुद्रा को ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने नंदी जी की मूर्ति होती है। नंदी जी बेसिकली जो शिव जी का वाहन हम बोलते हैं वो होता है। तो हम अगर गौमुख मुद्रा से अगर हम नंदी के ऊपर अगर हम एक ही लाइन में रखते हैं, नंदी के जो सींग होते हैं उसके ऊपर गौमुख से अगर हम देखते हैं तो गौमुख, शिवलिंग एंड पार्वती, ये तीनों एक ही अलाइनमेंट में हम देख पाएंगे। प्लस नवनाथ महादेव के जो 9 मंदिर के जो शिवलिंग है उनकी साइज़, उनकी विड्थ और उनका डायमेंशन, ये भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जागन्नाथ महादेव है, वहाँ पे टोटल 3 शिवलिंग है, उसमें से 2 शिवलिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नवनाथ महादेव अलग बर्थ प्रोसेस से लेके डेथ, जो मोक्ष बोलते हैं हम लोग, उसकी जो जर्नी है उसको कैसे अचीव करना है उसको भी रिप्रेजेंट नवनाथ महादेव टेम्पल करता है। चलिए अब यहाँ के प्रोवोस्ट प्रोफेसर प्रत्युष शंकर जी से भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया है उनकी मेहनत आपने देखी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये हमारे आज जो यहाँ एग्जीबिशन देख रहे हैं, हमारे जो जर्नलिज्म और मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके सारे प्रोजेक्ट वर्क का एग्जीबिशन है। ये जो प्रोग्राम है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं दे आर द वंस दैट आर मोस्ट अवेयर कि शहर में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। एक तरीके से ये स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आपने ये एग्जीबिशन देखी हो तो बड़ौदा शहर के उनने बहुत सारे मुद्दे ला के रखे हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट उठा नहीं पाते हैं
तो बच्चे अपने इनोसेंस में वो लेके आ जाते हैं। तो अभी जर्नलिज्म फैकल्टी में जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाली है जिन लोगों ने, टीवाई के स्टूडेंट्स ने, उन टीवाई के स्टूडेंट्स में से जो कुछ मेन स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा एग्जीबिशन है इसे किस तरह से मैनेज किया है इन लोगों ने और किस तरह से सारी प्रिपरेशंस करी हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे को बोला गया था कि अंडर आवर सब्जेक्ट इवेंट मैनेजमेंट हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जो एनुअली हर साल टीवाई के बच्चे करते हैं। सो इस ईयर हमारी बारी थी, तो वी चोज़ टू ऑर्गेनाइज इंसिपियंस विथ आर इंटर्नशिप्स। हमें इसको पूरा ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि 30 अप्रैल 3 दिन पहले ही तक हमारी सबकी इंटर्नशिप्स चल रही थी हमारी। तो हम सब ऑनलाइन काम कर रहे थे, जो कोविड के टाइम सब कर रहे थे, हम ऑनलाइन काम कर रहे थे। मीटिंग्स होती थी रोज़, सिलेक्शंस होते थे। आप जो भी देख रहे हो वो बहुत ही कम कंटेंट है। जो हमारे पास आया था वो अनफिल्टर्ड था, आपके सामने जो लगा है वो सब फिल्टर्ड कंटेंट है। और 2 दिन पहले से यहाँ पे आप जो पूरा लेआउट देख रहे हैं, पैनल्स देख रहे हैं, वो डेकोरेट करने का, क्या डेकोरेशन जाएगा, क्या लेआउट रहेगा, क्या कौन सा पैनल कहाँ जाएगा, कौन सा पैनल पे जाएगा, वो सब हमने डिसाइड किया। गुजरात के वडोदरा के नवजीवन हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा किया। वडोदरा के नवजीवन हॉस्पिटल में कोमल नामक गर्भवती महिला को एडमिट करवाया गया था, लेकिन उचित इलाज नहीं मिलने पर गर्भवती महिला और गर्भ में रहे बच्चे की मौत हो गई होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। इस मामले हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश और स्टाफ द्वारा लापरवाही बरती गई होने की बात कहते हुए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।